हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है परग्रह जैविकी, एक्सोबायोलॉजी। क्या होता है? देखो, परग्रह जैविकी का मतलब होता है कि मानव जो है वो जीवन की तलाश कर रहा है पृथ्वी के अलावा, जैसे कि चंद्रमा, मंगल, अंतरिक्ष, मतलब उन पर बसावट की क्या कर रहा है, खोज कर रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है परग्रह जैविकी। क्या होता है? देखो, परग्रह जैविकी का मतलब होता है कि जो भी आकाशीय पिंड होते हैं, पृथ्वी के अलावा जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उनके ऊपर जीवन की संभावना है या नहीं। पृथ्वी के अलावा अन्य जो आकाशीय पिंड हैं उनके ऊपर जीवन की संभावना है या नहीं, उसकी तलाश करना क्या कहलाता है? परग्रह जैविकी। मतलब पृथ्वी को छोड़कर अन्य आकाशीय पिंडों पर जीवन की संभावना है या नहीं, उसकी तलाश करना क्या कहलाता है? परग्रह जैविकी। देखो, प्राचीन काल से ही मानव जो है उसके दिमाग में कुछ अनसुलझे क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा जीवन संभव है? यानी कि पृथ्वी के अलावा जीवन है या नहीं, पृथ्वी जो है उसके अलावा जीवन है या नहीं। यदि है तो कहाँ है? दिमाग में क्वेश्चन बड़े अजीबोगरीब हैं कि पृथ्वी के अलावा जीवन संभव है या नहीं, यदि है तो कहाँ है। ठीक है। और इसके अलावा यदि जीवन के लिए पृथ्वी जो है, मतलब कि जीवन के लिए क्या पृथ्वी जैसा वातावरण ही होना चाहिए? वातावरण जो है वो पृथ्वी के जैसा होना चाहिए या नहीं। यानी कि पृथ्वी का जैसा वातावरण है, उसके अलावा किसी और प्रकार के वातावरण में जीवन संभव है या नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है दिमाग में कि क्या जीवन जीने के लिए सिर्फ पृथ्वी जैसा ही वातावरण होना चाहिए। ठीक है। यदि कहीं जीवन संभव है, यदि कहीं जीवन संभव है तो वह कैसा होगा और कहाँ होगा? क्या फिर वहाँ पर मानव जाति होगी या नहीं होगी? ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अन्य आकाशीय पिंड पर उपस्थित जीवन, यानी कि जितने भी पृथ्वी के अलावा जो भी आकाशीय पिंड है, पृथ्वी के अलावा जो भी आकाशीय पिंड है उसके ऊपर जीवन हमसे विकसित होगा या फिर पिछड़ा हुआ होगा। ये भी क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अलावा जीवन यदि जहाँ पर है, मतलब कि मान के चलो किसी आकाशीय पिंड में है, तो वहाँ पर जीवन हमसे ज़्यादा विकसित होगा या फिर बिछड़ा होगा। और यदि विकसित है, नेक्स्ट, और यदि हमसे ज़्यादा विकसित है तो वह भी हमारे जैसे क्या कर रहा होगा? किसी ना किसी, मतलब कि जीवन की खोज कर रहा होगा। यदि अन्य आकाशीय पिंड पर जीवन हमसे ज़्यादा विकसित होगा तो वो भी हमारे जैसे जीवन की क्या कर रहा होगा? तलाश कर रहा होगा, या फिर हमारे से क्या कर रहा होगा? संपर्क स्थापित करने की सोच रहा होगा, हमारे से संपर्क स्थापित करने की सोच रहा होगा। लेकिन एक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं और अनेकों सूर्य हैं। एक विचारधारा बोलती है कि ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं और अनेकों सूर्य हैं। जब अनेकों आकाश गंगाएं हैं और सूर्य हैं तो सूर्य के ग्रह पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां उपस्थित होंगी और उस पर जीवन उपस्थित हो सकता है। ये एक विचारधारा है। लेकिन हमें यही पता, मतलब कि यही है कि परग्रह जैविकी क्या है, और मानव के दिमाग में अनेक ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं है कि पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन है या नहीं। मतलब कि जीवन जीने के लिए क्या पृथ्वी जैसा ही वातावरण होना चाहिए? जीवन संभव है तो कहाँ है? अन्य आकाशीय पिंड पर जीवन विकसित है हमारे से बिछड़ा? यदि विकसित है तो वो भी क्या कर रहा होगा? जीवन की खोज कर रहा होगा।
और हमारे से संपर्क स्थापित करने की सोच रहा होगा। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं छोटे सी टॉपिक की, अंतरिक्ष बसावट। अंतरिक्ष बसावट क्या होती है? अंतरिक्ष बसावट, देखो मानव जो है, मानव ने 1960 में अंतरिक्ष जो है, 1960 की बात है, 1960 में जो अंतरिक्ष है उसकी यात्रा जो है उसकी शुरुआत की थी। 1960 में अंतरिक्ष जो यात्राएं हैं उनकी शुरुआत की थी। और इसी समय एक वैज्ञानिक था गेराल्ड नील, और उसी समय एक वैज्ञानिक था गेराल्ड नील। इसने अंतरिक्ष जो बसावट है उसकी परिकल्पना के बारे में सोचा था। मानव 1960 से ही अंतरिक्ष की जो मतलब की यात्रा है उस समय से शुरू, मतलब कि उस समय से स्टार्ट की है। और उसी समय एक साइंटिस्ट था गेराल्ड नील, उसने अंतरिक्ष बस्तियों की परिकल्पना प्रस्तुत की। अंतरिक्ष चंद्रमा और मंगल, अंतरिक्ष चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष बस्तियां बसाई जा सकती हैं। अंतरिक्ष पर, चंद्रमा पर और मंगल पर अंतरिक्ष मतलब कि यहाँ पर बस्तियां बसाई जा सकती हैं, बल्कि ये सी कोई कार्यनीति अभी तक बनी नहीं है। ये मानव सोच रहा है कि अंतरिक्ष चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ये जो है विचारधारा बनी है, मतलब कि कार्यनीति ना तो अभी तक इसकी बनी है और ना ही भविष्य में बनाने की कोई योजना है। क्योंकि इसका क्या कारण है, क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष बस्तियों को बसाने में क्या प्रयोजन है, क्या रीजन है, मतलब कि अंतरिक्ष पर बस्तियाँ बसाई जाएं, मतलब कि क्या प्रयोजन है कि अंतरिक्ष पर बस्तियाँ बसाई जाएं, क्या मकसद है? नंबर 1 पॉइंट, इसलिए ये विचारधारा जो है ना तो अभी तक ये कार्यनीति बनी है और ना ही मतलब कि आगे भविष्य में बनाई जाएगी। या फिर इस पर जब मान के चलो कि बसा दिया किसी मानव सभ्यता को, तो उसमें कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता। कितना समय लगेगा ये भी किसी को नहीं पता। और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ये भी नहीं पता। इससे क्या लाभ होगा, मतलब कि अंतरिक्ष पर बस्तियां बसाने से हमें क्या लाभ होगा ये भी नहीं पता किसी को। यानी कि इसलिए ये विचारधारा ना तो बनी है और ना ही मतलब कि बसाई जा सकती हैं, ना ही मतलब कि आगे भविष्य में योजना बनाई जाएगी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं कि वो मानते हैं कि अंतरिक्ष बस्तियां बसाने से हमें कुछ लाभ होंगे। अंतरिक्ष पर बस्तियां बसाने के क्या लाभ होंगे ये कुछ वैज्ञानिक बताते हैं। जैसे कि नंबर 1, मानव जाति की रक्षा। नंबर 1 मानव जाति की रक्षा। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ इनके लाभ भी हैं अंतरिक्ष पर बस्ती बसाने के, जिसमें नंबर 1 पर आता है मानव जाति की रक्षा। देखो, प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनेक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ आना, सूखा होना, ओलावृष्टि होना, तूफान, ज्वालामुखी, काफ़ी हैं मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं। और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जो है उनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि मानव जाति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाएगी। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए उनको क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका एक अच्छा लाभ है, ठीक है। लेकिन ये वापस से फिर वही बात कि ये जो कार्यनीति है ना तो अभी तक कोई बनाई गई है और ना ही भविष्य में बनाने की कोई योजना है। एक अनुमान के अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव बस्ती जो है, मानव बस्ती उसकी शुरुआत, मतलब कि मानव जो है मानव बस्ती की शुरुआत सिर्फ 2 महिला कर सकती हैं, सिर्फ 2 महिला कर सकती हैं यदि शुक्राणु बैंक उपस्थित है। तो यदि शुक्राणु बैंक उपस्थित है
तो 2 महिलाएं मानव बस्ती की शुरुआत कर सकती हैं। ये हो गया नंबर 1 पर लाभ, फर्स्ट मानव जाति की रक्षा। नंबर 2 पर आता है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ क्या है? आर्थिक लाभ देखो, अंतरिक्ष बस्तियां जब बसाएंगे तो कुछ ऐसे तत्व जो हैं या फिर खनिज, ऐसे तत्व खनिज या धातु खोजे जाएंगे जिनकी कमी है कहाँ पर? पृथ्वी पर। जिनकी पृथ्वी पर क्या है? कमी है या फिर बिल्कुल वो क्या है? अनुपस्थित है। तो एक आर्थिक लाभ होगा कि जब चंद्रमा, अंतरिक्ष, मंगल पर जब मानव बस्तियों की बसावट होगी तो कुछ ऐसे तत्व खोजे जाएंगे या खनिज या कोई धातु जिनकी पृथ्वी पर कमी है या फिर बिल्कुल भी क्या है? मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है। तो एक आर्थिक लाभ भी होगा। भविष्य में जब अंतरिक्ष बस्तियां बस जाएंगी तो उस समय अंतरिक्ष में पर्यटन खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? पर्यटन। जिसके कारण पर्यटन खोला जाएगा जिसके कारण अनेक जो शोध संस्थाएं होती हैं उनको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। एक साइंटिस्ट था डेनिस टीटो। इस व्यक्ति ने अंतरिक्ष की यात्रा की सबसे पहली बार। डेनिस टीटो इस व्यक्ति ने सबसे पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की और उसने 10 दिन तक यात्रा की और 10 दिन में उसका लगभग $20 मिलियन का खर्च हुआ, यानी कि लगभग 1 अरब रुपये खर्च हुए 10 दिन की यात्रा के दौरान। तो सबसे पहले डेनिस नामक जो व्यक्ति था उसने अंतरिक्ष की क्या की थी? यात्रा की थी। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, जीवन का विस्तार। अंतरिक्ष बस्तियां बसाने का एक उद्देश्य यह भी है कि पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंडों पर जीवन का विस्तार होगा। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य जो आकाशीय पिंड हैं वहाँ पर जीवन का क्या होगा? विस्तार। ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष बसावट के बाद में चंद्रमा पर बसावट। चंद्रमा पर बसावट का सपना प्राचीन काल से ही देखा रहा है। चंद्रमा पर मानव जाति की बसावट, इसका सपना मतलब कि मानव प्राचीन काल से ही देखता आ रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा वो बिल्कुल पृथ्वी के निकट है। पृथ्वी की क्या है? निकट एक आकाशीय पिंड है। लेकिन चंद्रमा पर क्या नहीं है? वातावरण नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है? वातावरण नहीं है। इसलिए वहाँ का जो गुरुत्वीय बल वो पृथ्वी से 6 गुना कम है। वो पृथ्वी से 6 गुना क्या है? कम है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, लेकिन चंद्रमा पर क्या नहीं है? वातावरण नहीं है, और इसलिए वहाँ पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसके कारण मानव जो बस्तियाँ हैं वो नहीं बसाई जा सकती। मानव बस्तियाँ नहीं बसाई जा सकती क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय बल क्या है? कम है। और चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। वातावरण नहीं है तो तापमान क्या होगा? ज़्यादा। जब वातावरण नहीं है तो तापमान और विकिरण क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तापमान और विकिरण क्या होंगी? ज़्यादा होंगी, तो जिससे उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा मानव सभ्यता पर, मानव जाति पर। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा उसका जो दक्षिण ध्रुव है, सभी को पता है कि जो ध्रुव होते हैं उन पर बर्फ़ होती है। ध्रुव पर क्या होती है? बर्फ़। तो चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है उस पर
क्या है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मतलब कि हिम आच्छादित क्षेत्र है। इसलिए इन ध्रुवीय क्षेत्रों में बसावट की जा सकती है। और वो बसावट कैसे की जा सकती है कि जहाँ पर जो ध्रुव है वहाँ पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा बर्फ़ को पिघलाकर H2 बनाया जाएगा, वाटर, ऑक्सीजन बनाया जाएगा और हाइड्रोजन बनाया जाएगा। इसलिए वहाँ पर कुछ जीवन की संभावनाएं हैं। और तापमान से और विकिरण से बचने के लिए, क्योंकि वातावरण नहीं है तो तापमान और विकिरणें क्या होंगी, ज़्यादा। इस तापमान और विकिरण से बचने के लिए भूमिगत कक्षों का निर्माण किया जाएगा। भूमिगत अंडरग्राउंड जो कमरे हैं उनका निर्माण किया जाएगा। और जो भूमिगत जो कमरे होंगे, कक्ष होंगे, उनको वायुरोधी बनाया जाएगा। वायुरोधी, ठीक है, क्या बनाया जाएगा, वायुरोधी। और वायुरोधी बनाकर उनमें हवा भरी जा सकती है या हवा भरी जाएगी। लेकिन मानव के दिमाग में एक क्वेश्चन फिर और ये भी आता है कि जो वहाँ पर भूमिगत जब कक्ष बनाएंगे, यानी कि जब सुरंगें खोदेंगे, सुरंग, तो सुरंग को खोदने के लिए आवश्यक सामग्री और मशीन वो कैसे पहुंचाई जाए चंद्रमा पर। तो ये काफ़ी ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन है कि ये तो ठीक है, मान लिया कि ध्रुव जो है उस पर बसावट हो सकती है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होगी, बर्फ़ को पिघला कर क्या बनेगा, H2O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन वही बात है, तापमान और विकिरण है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। लेकिन तापमान विकिरणों से भी बचाव किया जा सकता है भूमिगत कक्ष बनाकर, और उन भूमिगत कक्षों में क्या भरी जाएगी, वायु। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उस भूमिगत सुरंग जो है उसको खोदने के लिए जो आवश्यक सामग्री, जो मशीन है, वो कहाँ से मतलब कि पहुँचाई जाएंगी चंद्रमा पर। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मंगल पर बसावट। मंगल पर बसावट, मंगल पर मानव जाति जो है उसकी बसावट। देखो, चंद्रमा, अंतरिक्ष के साथ साथ मानव मंगल पर बसावट जो है उसकी भी सोच रहा है, क्योंकि जो मंगल ग्रह है उस पर वातावरण जो है ना वो है, वातावरण है, लेकिन वो कैसा है, हल्का है। चंद्रमा पर तो वातावरण था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वातावरण है, लेकिन वो कैसा है, हल्का है। और यहाँ पर CO2 जो है वो गैस पाई जाती है, लेकिन CO2 गैस है, लेकिन वहाँ पर कुछ हल्के फुल्के क्या हैं, H2O जल के संकेत मिले। इसलिए इनके बारे में मंगल पर मंगल पर मानव बस्तियाँ बसाने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक तो वातावरण है, लेकिन वातावरण कैसा है, हल्का है, CO2 गैस है, और जल जो है उसके क्या मिले हैं, संकेत मिले हैं। साथ ही मंगल का जो वातावरण है, मंगल का वातावरण वो इतना ज़्यादा प्रतिकूल भी नहीं है कि मानव वहाँ पर निवास नहीं कर सकता है, ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है। और जो मंगल ग्रह है, मंगल, उसका गुरुत्वीय बल चंद्रमा से दोगुना है, चंद्रमा से दुगना है। तो यहाँ पर मानव बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं, इसके बारे में मतलब कि एक कार्यनीति बनाई जा रही है। मंगल पर बसावट करना बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। मंगल पर बसावट करना बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। क्यों होगा खर्चीला? उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि जो मंगल है ना वो चंद्रमा से भी दूर है। चंद्रमा की तुलना में यदि हम बात करें वो पृथ्वी से दूर है। चंद्रमा तो पृथ्वी के निकट है, लेकिन मंगल जो है ना वो चंद्रमा से भी दूर है, मतलब कि पृथ्वी से चंद्रमा नज़दीक है, मंगल काफ़ी दूर है। इसलिए यहाँ पर बसावट करना बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। मंगल पर और चंद्रमा पर बस्ती बसाने की खोज ना तो बनाई गई है, मतलब कि ना तो कार्यनीति बनाई गई है और ना ही भविष्य में बनाने की कोई कार्यनीति निर्धारित है। यदि भविष्य में तकनीकें विकसित होती हैं
और जब यदि तकनीकें विकसित होंगी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के खर्चे कम होंगे, मतलब जब तकनीकें विकसित होंगी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के खर्चे कम होंगे तो उस समय कुछ संभावनाएं होती हैं चंद्रमा, मंगल और अंतरिक्ष पर मानव जो है जाति उसकी बसावट की कुछ मतलब कि संभावनाएं हो सकती हैं।